हेलो गाइस, आज देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का ऊष्मा उपचार चैप्टर हम पढ़ेंगे। ऊष्मा उपचार। तो ऊष्मा उपचार बताया गया है पहले कि ऊष्मा उपचार क्या चीज होता है। उपचार मतलब इलाज करना, यानी कि ऊष्मा जब किसी धातु या मेटल को ऊष्मा दी जाएगी तो उसके आंतरिक भाग में परिवर्तन होता है। आंतरिक भाग में परिवर्तन होता है तो इसके फलस्वरूप उसके आंतरिक प्रतिबल और विकृति को दूर करने के लिए ऊष्मा उपचार की विधि अपनाई जाती है। ऊष्मा उपचार की विधियां कितनी हैं? तो ऊष्मा उपचार के 5 विधि हैं। ऊष्मा उपचार की 5 विधि है, जिसमें पहला विधि है नॉर्मलाइजिंग। पहला है नॉर्मलाइजिंग। ठीक है ना? तो पहला विधि क्या है? नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग के विषय में देखिए कि हम देखते हैं कि नॉर्मलाइजिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो उसमें से कण क्या होते हैं? टूटते या फैलते। जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है या फोर्जिंग या भारी कार्य उस पर किया जाता है तब उसकी अंदरूनी बनावट में विकृति आती है और धातु के कण टूटने लगते हैं, जिसके कारण इसमें भंगुरता आ जाती है। इस विधि में, इस स्थिति में धातु को मशीनिंग पुर्जों को उपयोग में लाया जाए तो कार्यकारी लोड पड़ने पर अंदरूनी विकृति और भंगुरता के कारण क्या होंगे? वो टूट जाएंगे। फिर से सुन लीजिए कि नॉर्मलाइजिंग विधि में, इस विधि के अंतर्गत किसी भी धातु पर मशीनिंग कार्य किया जाए तो उसके आंतरिक जो बनावट होती है उसमें विकृति आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह में कोई मेटल है और इस पे हैमर से हम चोट मारेंगे तो या तो ये फैलेगा या तो फिर टूटेगा। तो इसके आंतरिक बनावट में विकृति आई, यानी कि इसका रूप बदला, तो वह जो रूप बदलता है उसको विकृति बोलते हैं, यानी आंतरिक बनावट में विकृति का आना। तो विकृति आई तो या तो ये फैलेगा या फिर क्या होगा? टूटेगा। तो जब टूटेगा तब इसमें भंगुरता का गुण आएगा। ठीक है ना? तो वही कर रहा है। तो जब ऐसे धातु को मशीनिंग क्रिया के फलस्वरूप हम ले जाएंगे तो वहां पे क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो इसी अंदरूनी विकृति व भंगुरता को दूर करने की स्थिति में लाने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। इसी स्थिति को, यानी कि इस कमी को, किस कमी को? इसी विकृति और भंगुरता को दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे नॉर्मलाइजिंग विधि कहते हैं। अब इस प्रक्रिया में स्टील को क्या करते हैं कि स्टील के पुर्जे को 30 से 40 अंश सी से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। कितने अंश से? 30 अंश से 40 अंश सी से ऊपर के तापमान पर इसको क्या करेंगे? गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय के लिए उसी अवस्था में उसे छोड़ दिया जाता है और छोड़ने के पश्चात धीरे धीरे हवा में वह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, जिससे उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, यानी कि तनन क्षमता जो है अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है और इसके अंदर का प्रतिबल भी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, जिससे यह कण शक्तिशाली हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग यही है कि नॉर्मलाइजिंग इस विधि में स्टील के धातु को 30 अंश से 40 अंश के ऊपर तक गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात उसको हवा में छोड़ देते हैं, जिससे वह ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के फलस्वरूप हम देखते हैं कि उसकी प्रतिबल
विकृति क्या हो गई, समाप्त हो गई और वह कण जो है बहुत ही शक्तिशाली बन गया, जिससे अब मशीनिंग प्रक्रिया करने पर वह टूटेगा नहीं, भंगुर नहीं होगा। तो ये रहा नॉर्मलाइजिंग। नंबर दूसरा पॉइंट है एनीलिंग। एनीलिंग एनीलिंग क्या होता है? एनीलिंग किस विधि के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो एनीलिंग विधि में स्टील को क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करके पर्याप्त समय तक सोखने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्रांतिक ताप से ऊपर, क्रांतिक ताप से ऊपर। एनीलिंग विधि में स्टील के धातु को क्रांतिक ताप से ऊपर तक क्या करेंगे, गर्म करेंगे और गर्म करने के पश्चात उसी ताप पर कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे। तो कुछ समय के लिए छोड़ देंगे तो इसी को बोलते हैं सोखना। सोखना विधि इसी को बोलते हैं। तो उस स्थिति पे जब हम छोड़ देंगे तो वह ताप उसके पूरे एरिया के भाग को एक समान रूप से क्या कर देगा, गर्म कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, सोखने की विधि बोलते हैं। तो जब कार्बन स्टील को इसको जो है 5 मिनट प्रति 10 mm, 5 मिनट प्रति 10 mm, यानी कि अगर 10 mm की चादर है, मोटी प्लेट है कोई, तो उसको 5 मीटर प्रति 10 mm के हिसाब से उतने समय के लिए उसको क्या करेंगे, इस क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म करने के पश्चात छोड़ देंगे, जिससे वह पूर्ण रूप से तापमान को क्या करेगा, सोख लेगा और धीरे धीरे कार्बन की मात्रा इसमें क्या हो जाती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इस स्टील को ठंडा करने के लिए इसके पुर्जे को सूखा चूना, राख या बालू, सूखा चूना, राख या बालू से क्या करते हैं, ढक करके छोड़ देते हैं। एनीलिंग के अंतर्गत स्टील के ताप को सूखा चूना, राख या बालू से उस गर्म किए हुए पदार्थ को ढक करके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे पुर्जे वायु के संपर्क में नहीं आते हैं और इस प्रकार यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के फलस्वरूप इसकी दर जो है 180 से 150 प्रति घंटा हो जाती है। 180 से 150 प्रति घंटा। ठीक है, तो यह है एनीलिंग की क्रिया। यानी कि स्टील धातु के पुर्जों की मशीनिंग के लिए आंतरिक प्रतिबल मुक्त करने, कणों के आकार को सुधारने, नम व तन्य तार योग्य बनाने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्रांतिक ताप से ऊपर स्टील के पुर्जे को गर्म करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे लगभग 5 मिनट प्रति 10 mm के हिसाब से क्रांतिक ताप के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। कुछ समय पश्चात स्टील के पुर्जे को सूखा चूना, राख या बालू से ढक करके छोड़ देंगे और यह पदार्थ धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के फलस्वरूप हम देखेंगे कि अब उसकी सामर्थ्य जो है, कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर 180 से 150 प्रति घंटा हो जाती है। नंबर तीसरा है हार्डनिंग। तीसरा नंबर क्या है, हार्डनिंग। ठीक है ना? तो हेडिंग से ही मालूम चलता है कि इस प्रक्रिया में हम हार्ड लोहे को हार्ड बनाएंगे। तो हार्डनिंग क्या है कि नर्म स्टील को एक निश्चित तापमान पर गर्म व एक निश्चित तापमान पर ठंडा करके कठोर बनाने की विधि को हार्डनिंग कहते हैं। इसे एक निश्चित तापमान पर गर्म करेंगे और निश्चित तापमान तक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे,
जिसके कारण यह एक कठोर पदार्थ बन जाएगा। हार्डनिंग प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत में स्टील के पुर्जे को एक निश्चित तापमान तक गर्म करेंगे और एक निश्चित तापमान तक ठंडा करेंगे, जिसके फलस्वरूप वह पुर्जा क्या हो जाएगा? कठोर बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो इस विधि को ही हार्डनिंग कहते हैं। कठोर स्टील अब जब कठोर बन जाएगा तो उसकी प्राथमिकता क्या होगी? गुणवत्ता क्या होगी? तो कठोर स्टील घर्षण से क्या होता है? कम घिसता है, जिससे अन्य धातुओं को काटने की क्षमता उसमें आ जाती है। स्टील को कार्बन की मात्रा के अनुसार क्रांतिक ताप से 30 से 50 अंश से अधिक तक गर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हार्डनिंग प्रक्रिया है। और स्टील की कठोरता किन बातों पर निर्भर करेगी? तो स्टील के अंदर की बनावट पर, उसमें लगे पदार्थ पर, उसमें निहित कार्बन की मात्रा पर और उसको ठंडा व गर्म करने पर। 4 नंबर है टेम्परिंग। टेम्परिंग चौथा नंबर क्या है? टेम्परिंग। जब किसी औजार या पुर्जे को हार्डनिंग की प्रक्रिया से कठोर किया जाता है तो उसका पूरा सिरा जो है भंगुर बन जाता है। जब किसी भी धातु को हार्डनिंग किया जाता है तो उसका एक सिरा जो है, जिस सिरे को हम हाथ से पकड़े रहते हैं, वह सिरा क्या होता है? भंगुर हो जाता है, भंगुर बन जाता है, कमजोर होता है, टूटने योग्य होता है। तो इस भंगुरता के प्रभाव को कम करने के लिए औजार के सिरे को टेम्परिंग विधि के द्वारा हार्ड किया जाता है, जिससे इस औजार में कठोरता बनी रहे या कठोरता आ जाती है। इसको सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? टेम्परिंग को सामान्य भाषा में पानी रखना भी कहते हैं। देखते हैं हम किसी भी पदार्थ को, उसके हत्थे पे पानी रखा होता है, पीतल का, सोने का या जिस चीज का भी, तो वो हत्थे को क्या किया जाता है? टेम्परिंग किया हुआ होता है, जिसको पानी रखना भी बोलते हैं। और 5वां नंबर है केस हार्डनिंग। 5वां है केस हार्डनिंग। ठीक है, तो केस हार्डनिंग क्या है? तो इस विधि के द्वारा कठोरीकरण किए हुए अवयव को कार्बन की मात्रा उसमें क्या होती है? 0.15% होती है। सीधे तौर पर कठोरीकरण नहीं किया जा सकता। इस विधि में सीधे तौर पर कठोरीकृत नहीं किया जा सकता है। तब इसको क्या करते हैं? जब सीधे तौर पे कठोरीकृत नहीं किया जाएगा, तब धातु की ऊपरी सतह जिसको काम में लाया जाता है, देखिए ऊपरी सतह इसमें आएगा, ऊपरी सतह। तो केस हार्डनिंग क्या होती है कि धातु की ऊपरी सतह जिसको काम में लिया जाता है को कठोर बनाया जाता है। धातु की ऊपरी सतह जिसको काम में लेना है उसको क्या करेंगे? कठोर बनाएंगे, जिससे इसलिए इसे केस हार्डनिंग या सतह कठोरीकरण कहते हैं। केस हार्डनिंग या सतह कठोरीकरण, सतह कठोरीकरण। देखिए सतह कठोरीकरण से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जिस धातु को हमें काम में लेना है उसके केवल ऊपरी सतह को ही क्या करेंगे? कठोर करेंगे। तो जब ऊपरी सतह ही केवल कठोर होगा, इस विधि को केस हार्डनिंग विधि कहते हैं या सतह कठोरीकरण विधि कहते हैं। अब इसमें
केस हार्डनिंग के लिए कौन कौन सी विधियां काम में लाई जाती हैं, तो उसमें कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइजिंग है, संडक्शन है, फ्लेम हार्डनिंग है, मतलब किस किस विधि के द्वारा हम इसको हार्ड करेंगे, ये सारी विधि इसमें काम में लाई जाती है। तो इस तरह से आज यह चैप्टर क्या हुआ, एंड होता है। 5 विधि के द्वारा आप 5 विधि को लिखें, इसके बाद आप इसके बारे में समझिए, डिस्कस कीजिए ये क्या क्या चीज़ है, कार्बोराइजिंग, एनिलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। ठीक है, ओके।